नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और सबसे पहले हम बात करते हैं बेमिसाल 7 साल की। आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव, मायावती और अखिलेश यादव को पछाड़ते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नया कीर्तिमान बनाया है। योगी आदित्यनाथ आजादी के बाद सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने लगातार 7 वर्ष 148 दिन तक सीएम बनने का नया रिकॉर्ड बनाया है। पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद इस पद पर सबसे ज्यादा समय तक रहे हैं। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के विधान भवन पर लगातार 8वीं बार ध्वजारोहण करने वाले पहले मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। इस लिस्ट में अब क्षेत्रीय पार्टियों के नेता चौधरी चरण सिंह, मुलायम सिंह यादव, मायावती और अखिलेश यादव के सीएम योगी के आसपास भी नहीं दिखाई पड़ते हैं। मायावती ने 4 बार और मुलायम सिंह ने 3 बार शपथ ली, लेकिन फिर भी इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाए हैं। इतना ही नहीं, सीएम योगी की गिनती उन नेताओं में भी होती है जिनके नेतृत्व में प्रदेश में किसी पार्टी का लगातार दूसरी बार किसी पार्टी की सरकार बनी है। 25 मार्च 2022 को जब योगी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उन्होंने नारायण दत्त तिवारी का 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वतंत्रता दिवस पर उत्तर प्रदेश के विधान भवन में बतौर मुख्यमंत्री लगातार 8वीं बार उन्होंने ध्वजारोहण करने वाले वो पहले मुख्यमंत्री भी बन गए। वैसे तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उनका पूरा कार्यकाल 7 वर्ष का रहा है। वर्ष आपको बता दें 7 वर्ष 16 दिन का था, लेकिन वह लगातार नहीं था। मायावती ने अपने 4 बार के कार्यकाल में 8 बार ध्वजारोहण किया है। तो कई मायनों में मुख्यमंत्री रिकॉर्ड तोड़ते आए हैं। अपने समकक्षों के रिकॉर्ड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तोड़े हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई नहीं जिसका इतना लंबा कार्यकाल हो। 8 बार उन्होंने ध्वजारोहण किया है स्वतंत्रता दिवस पर। तो 7 सालों का जो कार्यकाल रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वो भी बेमिसाल रहा है। मुलायम, मायावती, अखिलेश और कई अन्य जो मुख्यमंत्री अब तक जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में हुए हैं, उनका रिकॉर्ड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा है। संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 7 साल पूरे हुए हैं। 7 साल जो उनके हुए हैं वो बेमिसाल रहे हैं। तमाम जो काम है उत्तर प्रदेश में हुए हैं, उत्तर प्रदेश की तस्वीरें बदली हैं। कई मायनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई रिकॉर्ड भी बनाए हैं। मुलायम, मायावती, अखिलेश दूर दूर तक अब योगी आदित्यनाथ के आसपास नहीं टिकते हैं। लगातार 8 बार ध्वजारोहण का भी उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। संदीप, बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। कहा जा सकता है कि उस समय मायावती उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही है, उस समय भी वो रिकॉर्ड नहीं बना पाई है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 7 वर्ष और 148 दिन का आसपास जो उनका कार्यकाल रहा है वो काफी बेहतर रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को संचालक की आवश्यकता होती है, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एक नया रिकॉर्ड बनाया है, ये कीर्तिमान जो है लगातार कई लोगों को पीछे तक चढ़ते हुए नजर आता है। तिवारी की अगर बात करते हैं तो एनडी तिवारी भी लगातार इसको देखते हुए पीछे नजर आए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो एक समय एनडी तिवारी की अगर हम करते हैं तो वो भी लगातार 37 साल तक पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था। क्योंकि जिस तरीके से वो जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, फिर उसके साथ साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने भी कई रिकॉर्ड तोड़ने का प्रयास किया था। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक नया कीर्तिमान जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थापित कर दिया है। क्योंकि जहाँ तक की बात की 7 साल तक जो कार्यकाल होता है करा पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन इस रिकॉर्ड को बनाने में वो कामयाब हो गए हैं। जी, निश्चित रूप से संदीप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल कई मायनों में बेमिसाल है। अपने समकक्ष कई मुख्यमंत्रियों को उन्होंने पीछा छोड़ा है। लगभग अब उत्तर प्रदेश में जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं, सबका रिकॉर्ड कार्यकाल के मामले में मुख्यमंत्री ने पीछे छोड़ा है। और अब हम बात करेंगे चुनावी तारीखों के ऐलान की। दरअसल निर्वाचन आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने हाल ही में दोनों राज्यों का दौरा भी किया था। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद अब विधानसभा चुनाव होने वाला है। जहां जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होंगे, वहीं हरियाणा में एक ही चरण में कुल मतदान होगा। दोनों राज्यों में नतीजे 4 अक्टूबर को जारी होंगे। वहीं हरियाणा में मौजूदा सरकार का कार्यकाल नवंबर में खत्म हो रहा है। यहां आखिरी बार 2019 में चुनाव हुए थे।
तब भाजपा जजपा ने साथ आकर सरकार बनाई थी। हालांकि इस साल मार्च में दोनों पार्टियों का गठबंधन टूट गया था। दूसरी तरफ भाजपा ने मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सैनी को मुख्यमंत्री, हरियाणा का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया था। हरियाणा में 27 अगस्त को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हो जाएगी। राज्य में एक चरण में 1 अक्टूबर को मतदान होगा और 4 अक्टूबर को नतीजे जारी होंगे। तो जम्मू कश्मीर में लंबे समय से चुनाव की मांग की जा रही थी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी निर्देश दिए जा रहे थे, जिसके बाद आज भारत के निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर में ये बड़ी जो है आज की खबर है कि जम्मू कश्मीर में लंबे समय से मांग की जा रही थी। आपको बता दें, धारा 370 हटने के बाद लगातार जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाने की मांग की जा रही थी। विपक्ष लगातार इस मांग को कर रहा था। जम्मू कश्मीर की वहां की लोकल पार्टियां भी लगातार इसकी मांग कर रही थी और आज चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही हरियाणा में भी चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने किया है। आपको बता दें, हरियाणा में 1 अक्टूबर को वोटिंग पड़ेगी और 4 अक्टूबर को दोनों राज्यों के नतीजे आएंगे। पिछला विधानसभा चुनाव 2014 में जम्मू कश्मीर में हुआ था। 4 अक्टूबर को दोनों राज्यों के जो चुनाव होंगे उनके नतीजे आएंगे। तो 10 साल बाद अब जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। धारा 370 हटने के बाद जिस तरीके से हालात को देखते हुए फिलहाल ऐसी स्थितियां नहीं थी कि चुनाव संभव हो सके। लगातार राज्य सरकार के द्वारा, आपको बता दें, केंद्र सरकार के द्वारा वहां के हालात बेहतर करने के प्रयास किए जा रहे थे और अब काफ़ी हद तक जम्मू कश्मीर में जो स्थितियां हैं अब वो काफ़ी मुफीद हुई हैं और अब जाकर भारत निर्वाचन आयोग ने वहां चुनाव का ऐलान किया है। अब बात करते हैं हड़ताल और बवाल हाईकोर्ट के कड़े सवाल की। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के परिसर में हुई तोड़फोड़ और डॉक्टरों से मारपीट को संज्ञान लिया है। कोर्ट ने इस मुद्दे पर बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए इससे सरकारी मशीनरी की नाकामी करार दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि इस मामले को कोर्ट ने एक अस्पताल में तोड़फोड़ से जोड़ा। एक ईमेल मिलने के बाद संज्ञान लिया। उच्च न्यायालय ने कहा कि यह पूरी तरह से राज्य की मशीनरी की नाकामी है। मौके पर पुलिस बल मौजूद था, इसके बावजूद अपने ही लोगों को ये लोग बचा नहीं पाए। ये दुखद स्थिति है। आखिर कैसे डॉक्टर बिना डर के काम करेंगे? हाईकोर्ट ने आगे कहा कि आप सीआरपीसी की धारा 144 कभी भी लगा देते हैं, लेकिन जब इतनी सारी चीजें अस्पताल के आसपास चल रही थी तो कम से कम पूरे क्षेत्र की घेराबंदी करनी चाहिए थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी भी जगह पर 7000 लोग ऐसे ही तो चलकर नहीं आ सकते हैं। तो कोर्ट की तरफ से जमकर फटकार लगाई गई है। और विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह दिल्ली से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, कोलकाता हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर जो डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर का ये मामला जो पूरे देश में ये एक बड़ा मुद्दा बना, इस मुद्दे पर अब हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और राज्य सरकार को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। अखिलेश जी, कोलकाता केस में लेकर डॉक्टर रेजिडेंट की जिस प्रकार रेप और के बाद हत्या की गई, उस मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और हाईकोर्ट ने आज फिर सुनवाई की। उस सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से जो पक्ष रखा गया उसमें हाईकोर्ट बेहद नाराज दिखा और हाईकोर्ट ने सरकार को सीधे निशाने लेते हुए कहा कि जब इस तरह का मामला वो मेडिकल कॉलेज में चल रहा है और एक रेजिडेंट डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई तो वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था, सुरक्षा क्यों चाक चौबंद नहीं थी? कैसे वहां पर इतनी भारी संख्या में लोग पहुंच गए? जी 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 अखिलेश जी, अपनी बात कंप्लीट करिए। हाईकोर्ट ने सीधे सरकार से सवाल किया कि पश्चिम बंगाल सरकार नहीं जानती थी कि यहाँ पर एक रेजिडेंट डॉक्टर की रेप के बाद हत्या की गई, तो सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर कड़ी क्यों नहीं की गई थी? सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद क्यों नहीं थी? प्रशासनिक व्यवस्था के लिए प्रशासनिक अधिकारी क्यों तैनात नहीं थे? इतनी भारी संख्या में लोग वहां कैसे पहुंचे? उन्होंने वहां पर मारपीट कैसे की और वहां पर सबूतों को नष्ट करने के लिए तोड़फोड़ कैसे की? इन तमाम चीजों पर सवाल उठाते हुए कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा। वहीं
अगर देखा जाए तो रेजिडेंट डॉक्टर्स देश भर के हड़ताल पर है। खासकर अगर देखा जाए तो दिल्ली के इतने भारत सरकार के अधीन आने वाले मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर कर रहे हैं। आज वो वहां से मूव करके भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय भी पहुंचे थे, उसके बाहर भी उन्होंने अपनी नाराजगी जताई और सीबीआई केस में प्रगति तेजी से लाने की बात की, साथ ही साथ दोषियों को फांसी की सजा देने की भी मांग की। इन तमाम चीजों के साथ अब ये मुद्दा पूरी तरह से भावनात्मक किसी परिवार से लगाव होने के साथ ही साथ डॉक्टर पेशे से रेजिडेंट डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के बाद भी ये पूरा मामला अब राजनीतिक रूप ही ले चुका है, क्योंकि जिस तरह से इसमें राजनीति हो रही है वो एक अलग पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि जो पीड़ित परिवार है उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए कौन क्या कर रहा है, पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद कौन कर रहा है, पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कौन करा रहा है। इन चीजों पर गौर करने के बजाय राजनीतिक दल सिर्फ राजनीति करते नजर आ रहे हैं। आर्थिक सुरक्षा, मानसिक सुरक्षा, शारीरिक सुरक्षा और जो सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक मदद के तौर पर कोई भी सामने उस तरह से नहीं दिख रहा है जैसे दिखना चाहिए। लेकिन राजनीति पूरी हो रही है। इस घटना की हर कोई निंदा कर रहा है और इसमें कड़ी कार्रवाई करने की आरोपियों के खिलाफ मांग भी कर रहा है। लेकिन फिलहाल अब तक कोलकाता सबूत और वो आरोपी नहीं लगे हैं और साथ ही साथ जो सीबीआई ने अब तक जांच अपनी बढ़ाई है उसमें मेडिकल के पूर्व प्राचार्य को हिरासत में लेकर पूछताछ जरूर कर रही है। बाकी आरोपी अभी सीबीआई की गिरफ्त से बाहर है। सीबीआई कार्रवाई आगे क्या करती है, कितनी जल्दी कितने लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करती है और किन लोगों को आगे जेल भेजने का काम करती है, ये देखना होगा। हाँ, निश्चित रूप से अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आरजी अस्पताल में तोड़फोड़ भी हुई है। आपको बता दें हाई कोर्ट की बंगाल सरकार को फटकार लगी है। बड़ी मात्रा में जिस तरीके से तोड़फोड़ हुई है, हाई कोर्ट ने कहा कि 7,000 लोग एक साथ बिना सूचना के ऐसे कैसे पहुंच गए। और अब बात करेंगे तेजाब अटैक, प्रशासन ऑन ट्रैक। बुर्का पहनकर एक युवक ने एलएलबी की छात्रा पर तेजाब फेंककर पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। मामले में आरोपी का एनकाउंटर हो गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बुर्का पहनकर एलएलबी की छात्रा पर एसिड अटैक करने वाले आरोपी अतुल कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से एनकाउंटर में अतुल के पैर में गोली लगी है। अतुल भी एलएलबी का छात्र है और कचहरी में एक वकील के पास वकालत सीख रहा था। पीड़ित छात्रा भी वहीं पर इंटर्न थी। ऐसे में दोनों में अच्छी जान पहचान थी, लेकिन इस बीच छात्रा ने अचानक अतुल से बात करनी बंद कर दी थी। इससे नाराज होकर उसने छात्रा पर एसिड अटैक कर दिया। आपको बता दें, पीलीभीत पुलिस ने बताया है कि 13 अगस्त की शाम कचहरी से घर लौट रहे अधिवक्ता ओम प्रकाश और एलएलबी के छात्रा पर रास्ते में बाइक सवार 2 युवकों ने एसिड अटैक किया। इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित मौके से फरार हो गया। सीसीटीवी से पता चला कि एक शख्स ने बुर्का पहन रखा था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपितों की धरपकड़ के लिए टीमें लगाई। इस बीच गुरुवार तड़के गजरौला थाना क्षेत्र में पुलिस टीम ने आरोपित की घेराबंदी शुरू कर दी। ये देखकर आरोपित ने तमंचे से पुलिस टीम पर फायरिंग भी की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। गिरफ्तार अतुल ने पूछताछ में पूरी कहानी बयां की है। तो प्रेम प्रसंग का ये पूरा मामला निकलकर सामने आया। आपको बता दें, बातचीत बंद होने से नाराज युवक ने इंटर्न जो वकील था उसने साथी इंटर्न वकील के ऊपर तेजाब से हमला किया। 8 को शाम 5 बजे के लगभग एक एलएलबी की छात्रा है जो एक अधिवक्ता थी, वहाँ यहाँ दीवानी कचहरी में इंटर्न का कार्य करता किसी व्यक्ति द्वारा ज्वलनशील पदार्थ फेंका गया था। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए हम सभी अधिकारी एसओजी की टीमें, सबलांस की टीमें और जो थाना प्रभारी क्षेत्र अधिकारी पुलिस अधीक्षक हैं और प्रभारी क्षेत्र अधिकारी एंटरटेनिंग है, वो सभी लोग मौके पर पहुंचे। विस्तृत वार्ता की गई थी। जो पीड़ित बालिका और उसके परिजन थे उनसे वार्ता की गई। तत्समय उनके द्वारा कोई भी ऐसी शंका जाहिर नहीं की गई थी, लेकिन हम लोगों को कुछ इनपुट प्राप्त हुए थे। रात में ही हम लोगों को एक सीसीटीवी प्राप्त हुआ था जो हाईली सस्पिशियस था, जिसमें एक बुर्का पहने लड़का एक पेट्रोल पंप पे उस घटनास्थल के 3 किलोमीटर की दूरी में घूम रहा था। उस चीज़ों को जब डेवलप किया गया और टेक्निकल सर्विलांस देखा गया तो 36 घंटे के भीतर इस घटना का सफल खुलासा हमारी टीम के द्वारा किया गया। उस सूचना पर जब आज सुबह हमारी टीम वहाँ मौके पर पहुँची जहाँ पर उस अभियुक्त की लोकेशन प्राप्त हो रही थी, तो उस अभियुक्त के द्वारा जो अभियुक्त इनके द्वारा इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अभियुक्त भी स्वयं एक अधिवक्ता के यहाँ जूनियर अधिवक्ता का कार्य करता है यही दीवानी कचहरी में। उन्हें देखता कि वहाँ ये दोनों लोग साथ में काम किया करते थे
उसमें लड़की और लड़के की बातचीत होती थी आपस में। लड़के का जो उसमें अभी हमें पूछताछ में बताया कि बहुत अच्छी बातचीत हुआ करती थी, लेकिन एकदम से लड़की ने इनसे बात करना बंद कर दिया। लड़की के द्वारा इन्होंने अपनी फीस जमा करने के लिए 8,000 रुपये लिए थे, जिसका तकादा उसके द्वारा सबके सामने किया जाता था। जो बात इसे नागवार गुजरती थी, इसने कई बार उस चीज़ को मना किया कि आप ऐसा मत कहिए, हम आपको पैसे वापस कर देंगे। और इसने कई बार उस बालिका से संपर्क करने का प्रयास भी किया, लेकिन इस लड़के का कहना है कि उसका कोई जवाब नहीं दिया गया, जबकि पहले 2-2 घंटे 3-3 घंटे बातचीत हुआ करती थी। 8 को शाम। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राहुल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, मामूली सी बात पर तेजाब अटैक हुआ। आपको बता दें, 2 इंटर्न जो LLB की प्रैक्टिस कर रहे थे, वकालत की प्रैक्टिस कर रहे थे, इस बीच महज बात न करने पर जो आरोपी साथी है उसने तेजाब से अटैक कर दिया। क्या है ये पूरा मामला? जी, आपको बताना चाहेंगे, पीलीभीत में तेजाब से हमला किया गया। LLB की छात्र थी, वो कचहरी से अपना काम कर घर वापस जा रही थी। इसी बीच जंगल के सभी रिछौला चौकी के पास तेजाब से अटैक किया गया और जो LLB की छात्रा थी उसके साथ अगुता भी थे, उनके भी ऊपर तेजाब गिरा है और मौके से आरोपी मौके से फरार हो गए थे। कप्तान के जो पुलिस अधीक्षक है उन्होंने 5 टीमों का गठन किया। गठन करने के बाद उन्होंने जांच पड़ताल चालू की तो एक आरोपी को हाथ लगा और बुरखे में पहने हुए आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा और मुठभेड़ में सिपाही की भी गोली लगी है। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी है, उसका मुख्यालय जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। और आज दूसरी मुठभेड़ भी हुई है, दूसरा भी आरोपी जो उसका साथी था वो भी गिरफ्तार हो गया है। राहुल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, पीलीभीत से ये तस्वीरें सामने आई हैं। और अब हम बात करेंगे वाहनों की भिड़ंत, 3 कांवड़ियों का अंत। कौशाम्बी जिले में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप गाड़ी आगे खड़ी कंटेनर से भिड़ गई। हादसे में घटना स्थल पर ही महिला सहित 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हो गए। एक श्रद्धालु की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें, सूचना मिलते ही मौके पर DM, SP सहित पुलिस फोर्स घटनास्थल पर पहुंचा। घटना सैनी कोतवाली क्षेत्र के गुलमीरपुर नेशनल हाईवे 2 की बताई जा रही है। आपको बता दें कि सुबह लगभग 7 बजे यह दर्दनाक हादसा हुआ। छत्तीसगढ़ के रहने वाले तकरीबन 20 श्रद्धालु एक पिकअप में सवार होकर वृंदावन दर्शन करके घर वापस लौट रहे थे। जैसे ही इनकी पिकअप गुलामी पूर्ण नेशनल हाईवे के पास पहुंची, सामने खड़ी कंटेनर गाड़ी से भिड़ गई। हादसा इतना भीषण था कि पिकअप के परखच्चे उड़ गए। इस भीषण सड़क दुर्घटना में 3 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को CSC सिराथू में भर्ती कराया। जानकारी होने पर DM, SP भी मौके पर पहुंचे हैं। तो 3 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। हमारे यहाँ सुबह 5:30 बजे लगभग 17 लोग आए थे, जिसमें 2 मृत अवस्था में आए थे, एक का ड्यूरिंग ट्रीटमेंट डेथ हो गई थी। बाकी कुछ जो है से गंभीर चोटें थी, उनको रेफर कर दिया गया है, उनकी संख्या 7 है। बाकी अन्य जो है स्टेबल थे, उनका प्राथमिक ट्रीटमेंट करके छोड़ दिया गया है। ये कौन थे, कहाँ से जा रहे थे, कुछ जानकारी? ये छत्तीसगढ़ से रहने वाले हैं, बलरामपुर जिला के, और यहाँ कांवड़ लेके कहीं वापस जा रहे थे। सड़क दुर्घटना हो गई थी हाईवे में, उससे इनकी चोट आई थी। क्या देखिए, एक कांवड़ियों का जत्था जो डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर छत्तीसगढ़ से आज के 8 दिन पहले चला हुआ था, वो अयोध्या और मथुरा के दर्शन करके आज प्रयागराज होते हुए वाराणसी आ रहे थे। सुबह 5:30 बजे के आसपास गुलामीपुर सैनी थाना अंतर्गत है, वहाँ एक ट्राला से इनका एक्सीडेंट हुआ है। ड्राइवर ने पूछताछ में बताया कि उसे लग रहा था कि बगल की गाड़ी चल रही है, जबकि वो गाड़ी खड़ी हुई थी। कहाँ से कहाँ गए थे? छत्तीसगढ़ से बलरामपुर जिला से हम लोग वृंदावन गए थे। वृंदावन दर्शन करते हुए वापस घर जा रहे थे, तो रास्ते में ही एक्सीडेंट हुई। कितने लोग की मौत हुई? 3 लोग की। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनिरुद्ध पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, कौशाम्बी में यह भीषण हादसा देखने को मिला जिसमें 3 कांवड़ियों की मौत हुई है। क्या है पूरा मामला, कैसे दुर्घटना घटित हुई है? जी, आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला सैनी थाना के नेशनल हाईवे की है, जहां पे सुबह भोर पर पिकअप गाड़ी से कांवड़ियों का जत्था जा रहा था प्रयागराज बनारस के लिए दर्शन करने के लिए, जो जनपद छत्तीसगढ़ के रहने वाले बलरामपुर गांव के बताए जा रहे हैं, जिसमें ये लोग वृंदावन गए थे। वृंदावन से दर्शन करके लौटकर प्रयागराज बनारस जाने के लिए जा रहे थे।
जो आज सुबह भोर में 5:30 बजे खड़ी कंटेनर में पिकअप तेज रफ्तार से जाकर घुस गई, जिससे मौके पर कवड़ियों के जत्था में 3 लोगों की मौत हो गई है। 17 लोग लगभग घायल हैं। गंभीर अवस्था में घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है। मौके पर जिला प्रशासन और राहत बचाव टीम पहुंचकर रेस्क्यू करके घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी अनिरुद्ध, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कौशाम्बी में भीषण हादसा देखने को मिला है। आपको बता दें, श्रद्धालुओं से भरी पिकअप कंटेनर से टकराई। इस दौरान 3 श्रद्धालुओं की 3 कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हुई है, जबकि 17 कांवड़ी घायल बताए जा रहे हैं। हादसे में 3 कांवड़ियों की दुखद मौत की खबर है। तो पिकअप में सवार थे 22 कांवड़िए। और अब बात करेंगे पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन। आपको बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें, दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री के समाधि स्थल पर सदैव अटल पर केंद्रीय स्मृतियों, आपको बता दें केंद्रीय मंत्रियों समेत कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। ये रिपोर्ट देखिए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री के समाधि स्थल सदैव अटल पर केंद्रीय मंत्रियों समेत कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने पहुंचे नेताओं ने वाजपेयी के नेतृत्व, उनके सिद्धांतों और देश के विकास में उनके योगदान को याद किया। सभापति हरिवंश राय जी। अटल जी से लगातार हमारा संपर्क रहा है। मैं पहली बार अटल जी से व्यक्तिगत रूप से 91 में मिला था और उसके बाद लगातार उनसे मिलना भी रहा और कई कार्यक्रमों में भी रहना हुआ। वो जितने सहज रूप से और सरल रूप से कार्यकर्ताओं से मिलते थे, वो याद आज भी हमारे मन में है। और दिल्ली के सभी कार्यकर्ता और जिन्होंने उस रिजिम में अटल जी के साथ काम किया, वो अटल जी को भूल नहीं सकते, क्योंकि अटल जी ने सबके बीच में अपनी जगह बनाई है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही पहचान दी, नाम दी। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम लोग याद करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता विरले ही पैदा होंगे। वो एक बेहतरीन इंसान थे। वो इंसाफ और इंसानियत के नाम पे चलते थे। वो सबको साथ लेकर चलते थे। राजनीति के दिग्गज और बेहतरीन वक्ता के रूप में जाने जाने वाले वाजपेयी ने 90 के दशक में बीजेपी को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई थी। वे 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। 1998 से 2004 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल देश की तरक्की और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए जाना जाता है। 2018 में 93 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।